ત્યાંથી. ઓકે, આ સ્ક્રીન મોટી થશે? ઓકે, આ જે ફૂલ વ્યૂ નથી આવતું. અડધામાં આવે, ફૂલ સ્ક્રીન નથી આવી. તો તમે શેર કરી દો છો સર. ઉભા રહેજો, હું જોઈ લઉં. આવી गई, वांधो नहीं मैडम। अध्ययन किया होता है, हर शब्द के अर्थ में वस्तु होता है, उस शब्द के अर्थ में स्थिति है, अस्तित्व के रूप में जो वस्तु मिलती है उसका नाम है साक्षात्कार, इसका नाम है अध्ययन का सफलता। यदि अध्ययन सफल होता है उस स्थिति में स्वाभाविक रूप में बोध होता है, बोध होने के पश्चात अनुभव होता ही है, अनुभव होने के पश्चात प्रमाण होता है, प्रमाण होने की क्रिया का नाम है जागृति, अनुभव होने की क्रिया का नाम है दृष्टापद, दृष्टापद में आसीन होने का क्रिया है अनुभव। जब दृष्टापद में हम होते हैं स्वाभाविक रूप में प्रमाणित करने वाला प्रक्रिया शुरू होता है, उसका नाम है प्रमाणिकता। यह प्रमाण परम वस्तु ही है। इस ढंग से मानव चेतना की उदय होने वाली बात आती है। इससे हम कम में कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ। हमारे अनुसार इससे किसी दूसरे विधि से यहाँ अनुभव में पहुंच भी नहीं सकते, दूसरा कोई विधि है भी नहीं। तदाकार तद्रुप विधि ही है इस कार्यक्रम में। इसमें पहले से हम अध्ययन कराए रहते हैं रूप गुण स्वभाव धर्म को प्रत्येक में अविभाज्य रूप में। जो कुछ भी साक्षात्कार होता है चार अवस्था में ही होता है, पदार्थ अवस्था में, प्राण अवस्था में, जीव अवस्था में, ज्ञान अवस्था में। इसके अलावा पांचवी अवस्था अभी तक प्रमाणित नहीं है। जब कभी हमको साक्षात्कार होगा हम दृष्टापद में होना शुरुआत करते हैं। दृष्टापद में होने के पश्चात अनुभव कहलाता है। अनुभव होने का दूसरा नाम है दृष्टापद। इसमें तीनों चेतना का हम दृष्टा हो जाते हैं। दृष्टापद में होने के बाद प्रमाणित होने का बात होता है। प्रमाण के रूप में अभिव्यक्त होने वाली प्रवृत्ति हो जाती है आत्मा में। आत्मा अभिव्यक्ति सहज है क्योंकि सहज अस्तित्व प्रकटनशील है। आत्मा अभिव्यक्तिशील है, इस आधार पर प्रकटनशील है। हाँ बढ़िया। अब इसको क्या आशय स्पष्ट होता है देखिए। ठीक है भैया, अभी थोड़ा प्रयास करता हूँ इसको समझाने के लिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो अध्ययन क्या होता है, ये शब्द के अर्थ में वस्तु है। अर्थ है वो कल्पनाशीलता में है, वस्तु वो अस्तित्व में है। तो ये जो शब्द के अर्थ में जो स्थिति है वो अस्तित्व में के रूप में वस्तु मिलती है। मतलब जो वस्तु है वो स्थिति है, अस्तित्व में जो वस्तु है वो स्थिति है, और वो जो अर्थ के रूप में जो वस्तु है उसको पहचानना ही साक्षात्कार है, और उसका नाम है साक्षात्कार। तो वस्तु का पहचान उसका नाम साक्षात्कार है, और इसका नाम है सफलता, मतलब अध्ययन में सफलता। और यदि अध्ययन सफल होता है तो उस स्थिति की स्वाभाविक रूप में अध्ययन सफल होता है तो स्वाभाविक रूप में बोध होता है। साक्षात्कार होता है तो इमीडिएटली बोध होता है, बोध होता है तो इमीडिएटली अनुभव होता ही है, और अनुभव होने के पश्चात प्रमाण होता ही है। तो जो साक्षात्कार के बाद में जो प्रयास नहीं है, मतलब साक्षात्कार तक थोड़ा पुरुषार्थ है, बाद में परमार्थ है। प्रमाण होने की क्रिया का नाम है जागृति। मतलब प्रमाण होने की क्रिया का नाम जागृति। जागृति बोले तो प्रमाण, और अनुभव मतलब दृष्टापद। अनुभव होना मतलब दृष्टापद में होना। दृष्टापद में आसीन होने की क्रिया अनुभव है।
जब दृष्टा पद में होते हैं तो स्वाभाविक रूप में प्रमाणित करने वाला प्रक्रिया शुरू होता है, क्योंकि स्थिति गति नित्य वर्तमान है। स्थिति में अनुभव है तो प्रमाण तो गति में रहे मतलब प्रमाणित होने की क्रिया शुरू होती है, वो होगा ही, उसका नाम है प्रमाणिकता। यह प्रमाण परम वस्तु ही है, जो प्रमाण है वही परम वस्तु है। तो मानव चेतना यहाँ से उदय होती है, मानव चेतना की उदय होने वाली बात आती है। तो इसके कम में भी नहीं होगा, इससे कम में होगा नहीं, और ना कभी हुआ है। और दूसरी भी विधि नहीं है, ये एक ही रास्ता है और एक ही विधि है। इस विधि से ही अनुभव होगा, जिसको भी अनुभव होगा तो इस विधि से ही होगा। इससे पहले से हम अध्ययन कराए रहते, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म को प्रत्येक में अविभाज्य रूप में, रूप गुण स्वभाव धर्म है तो अविभाज्य रूप में ही है, वो अलग अलग नहीं है। उसका अध्ययन अविभाज्य रूप में ही होता है। जो साक्षात्कार होता है तो वो 4 अवस्था में ही होता है। वो 4 अवस्था का नाम बोला तो मतलब अनुभव होने का दूसरा नाम है दृष्टा पद। इसमें तीनों चेतना का हम दृष्टा हो जाते हैं। तो मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना, ये तीनों चेतना का हम दृष्टा हो जाते हैं, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। दृष्टा पद में होने के बाद प्रमाणित होने का बात होता है। प्रमाण के रूप में अभिव्यक्ति होने वाली प्रवृत्ति हो जाती है आत्मा में। जो अभिव्यक्ति होती है तो वो प्रमाण के रूप में अभिव्यक्ति होती है, अनुभव प्रमाण की ही अभिव्यक्ति होती है। वो सहज है, आत्मा की अभिव्यक्ति वो सहज है, क्योंकि सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। आत्मा अभिव्यक्तिशील है, इस आधार पर प्रकटनशील है। भैया इसमें कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए। बढ़िया है भैया, पूरा ध्यान दिए होने कंसेप्ट क्या है। अभी तो शब्दों का परिचय होना, व्यवस्थित परिचय होना, उसके जो अर्थ हैं, जैसे अभी जागृति मतलब क्या अर्थ आपको इंगित हो रहा है, दृष्टा कह रहे तो क्या अर्थ इंगित हो रहा है, सफल का मतलब क्या अर्थ हो रहा है, ये सारा एक्चुअल क्लैरिटी हमारे पास रहने से है, और पढ़ने जो हमें मनन होना है, अभ्यास होने हैं, हमारा ध्यान चला जाए सब मुद्दों पर। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, आगे बढ़ते। जी अभी नलिनी भाभी। ओके, शालिनी दीदी आप आगे पढ़ेंगी। हाँ जी दीदी, मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से प्रस्तुत शायद नहीं कर पाऊंगी, है ना। हाँ, इस आधार पर अपनी परंपरा में हम जागृति को प्रमाणित कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो। अपने में इच्छा होना चाहिए, इसमें दूसरा कोई वस्तु नहीं है। स्वयं को आवश्यकता महसूस होना चाहिए, दूसरा कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति शुभ चाहते हैं। इस आधार पर इस प्रस्ताव को मैंने रखा है। पठन से अध्ययन पहला भाग है। अध्ययन का शुरुआत साक्षात्कार से। अध्ययन का सफलता कहाँ से? दृष्टा पद और जागृति से। प्रमाण का अभिव्यक्ति का नाम है जागृति, दृष्टा पद का नाम है अनुभव। यह हर नर नारी के लिए बहुत आवश्यक है या नहीं है, अपने को सोचने की बात है। ज्ञान बस इतना ही पढ़ना है कि और आगे पढ़? एक मिनट जी, इतना ही रखिए दीदी। ठीक है। इस आधार पे अपनी परंपरा में जागृति को प्रमाणित कर सकते हैं। जो अभी आधार भैया ने रखा, उसके आधार पर हम परंपरा में जागृति का शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। एक मिनट। यदि इच्छा हो तो
अपने में इच्छा होनी चाहिए, इसमें दूसरा कोई वस्तु नहीं है। तो वो इच्छा भी वस्तु है, और इच्छा होने के कारण ही हमारे अंदर वो प्रयास बनते हैं जिससे हम जागृति की परंपरा बना सकते हैं। स्वयं को आवश्यकता महसूस होना चाहिए और दूसरे को कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने अंदर, हमारे अंदर हमारे अंदर वो इच्छा हो, और इच्छा होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे से नहीं बढ़ सकते। बढ़िया। हमारी अपना प्रयास, हमारी अपनी इच्छा। एक हम्म, मिनट भैया, मैं ना कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ इसको देखने में भी, एक एक शब्द को। एक सेकंड भैया। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ना भी नहीं चाहती थी जो, पर ठीक है। जागृति को प्रमाणित कर सकता। हाँ, हर व्यक्ति शुभ चाहते हैं, इस आधार पर इस प्रस्ताव को मैंने रखा। और ये भी बात सही है कि हम सब शुभ चाहते हैं, हर एक का शुभ चाहते हैं, सर्व शुभ चाहते हैं, और सुखी भी होना चाहते हैं। तो उसके लिए ये हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा गया है, जिसका हम अध्ययन करके जागृति तक पहुंच सकते हैं। पठन से अध्ययन पहला भाग है। तो अब हम पठन कर रहे हैं और साथ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अध्ययन की सीढ़ी है, पहला पड़ाव। अध्ययन का शुरुआत साक्षात्कार से है। तो हमारी समझ में बैठता है तो हमारी साक्षात्कार होती है। और अध्ययन की का सफलता कहाँ से? तो दृष्टापद और जागृति से। उसी को एक्चुअल अध्ययन कहेंगे, जब हम दृष्टापद में आ जाते हैं और हमारी जागृति होती है। और दृष्टापद भैया ने बहुत अच्छे से रखा कि जब हमारे तीनों पद में हमारी हम देख पाते हैं, हम दृष्टा हो जाते हैं उसका। हाँ, उसके बाद हाँ, दृष्टापद से जागृति। हाँ, प्रमाण का अभिव्यक्ति का नाम है जागृति। तो जब हमें प्रमाण हो जाता है तो जागृति हो जाती है। प्रमाण माने फिर हमारा वस्तु पूरी तरह से हमें दिखती है। दृष्टापद का नाम है अनुभव। तो हम जब दृष्टापद में आ जाते हैं, हमें पूरा अनुभव हो जाता है। जागृति अनुभव आत्मा में होता है, और जागृति की वो परम सीमा है। यह हर नर नारी के लिए बहुत आवश्यक है या नहीं है, आपको सोचने की बात है। तो ये हम सब के लिए, हमें लगता है कि जो हम सब के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जागृति तक पहुंचे। इसको एक मिनट, एक सेकंड में। हाँ ठीक है, मेरा हो गया ना। जी अब आगे पढ़ना है मेरे को, आगे पढ़ो। जी दीदी, अगर आप ठीक मीन्स आपको मीन्स दिखाई देता है ठीक से तो आप पढ़िए। हाँ, मैंने जी आपका वाला लिंक खोला जो आपने मुझे दिया था, वो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, ठीक ठीक है, है। पढ़िए। हाँ। ज्ञान दृष्टि। आपके अंतःकरण में इस बात की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि जीव चेतना में जीते हुए मानव का सार्थक जीने का स्वरूप नहीं बनेगा। पहला मुद्दा यही है। यह निष्कर्ष यदि निकलता है तो मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी लिख कर दिया है, बोल कर दिया है, वह सब सहायक है। यदि यह निष्कर्ष अपने में नहीं निकलता है तो इसको आपने मात्र लिख दिया, पढ़ लिया, बोल दिया, उससे काम नहीं चलता। अनुभव से ही काम चलेगा। अनुभव ज्ञान दृष्टि से ही होगा। ज्ञान दृष्टि चक्षु दृष्टि में आता नहीं। वस्तु के आकार, आयतन और घन में से घन आंखों में आता नहीं। चक्षु दृष्टि के दृष्टि पाठ में आधा भाग ही आता है, आधा भाग ओझिल ही रहता है। ज्ञान दृष्टि से जीना होता है। व्यवहार के लिए चक्षु का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान दृष्टि का मानव ने अभी तक उपयोग किया नहीं है। जितना भी मैंने मानवीयता के पक्ष में लिखा है वह आंखों में कहाँ आता है, वह सब ज्ञान में गण्य होता है।
आदर्शवादी विधि में ज्ञान को व्यवहार में गण्य माना ही नहीं गया। यदि ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है तो उसका क्या मतलब है? इसलिए प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। अनुभव ज्ञान दृष्टि से ही होगा, अनुभव चरण दृष्टि से नहीं होगा। अभी जीव चेतना में हम जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, चरण दृष्टि से ही कहते, सोचते और करते हैं। तो यहीं तक रखती हूँ मैं। जी हाँ, उसको एक मिनट। ओहो, थोड़ा प्रयास कीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ भैया, मेरे को समझ में तो बहुत कुछ आ गया पूरा उसमें से, लेकिन वो अभी फिर वो मूव हो गया। मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक मिनट। एक सेकेंड, मेरा पेज गुम हो गया भैया, अभी मैं इसमें से देखती हूँ। हाँ, आपके अंतःकरण में इस बात की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि जीव चेतना में जीते हुए मानव का सार्थक जीने का स्वरूप नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हम जब जीव चेतना में जीते हैं तो हम वो आहार निद्रा भय प्रजनन में ही रहते हैं और आगे की क्रियाओं में हम आगे नहीं बढ़ते, उसी तक हम सीमित रह जाते हैं। और कई दफा हमारा वो भी हो जाता है, हमारे वो क्रूर अक्रूर भाव में भी हम रहते हैं। तो पहला मुद्दा तो यही है कि पहले हम जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ बढ़े। यह और वो अध्ययन विधि से ही होगा, पठन अध्ययन विधि से। यह निष्कर्ष यदि निकलता है तो मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी लिख कर दिया है, बोल कर दिया है, वह सब सहायक है। तो जो हमारे पास वांग्मय है, थीसिस है, ये सारा कुछ हमारे लिए सहायक है, लेकिन उसको जीने में लाना ये हमारे ऊपर है। यदि यह निष्कर्ष अपने में नहीं निकलता है तो इसको एकमात्र इसको अपने आपने लिख दिया, पढ़ लिया, बोल दिया, और उससे काम नहीं चलता। जैसे वो पहले भी बोला गया है कि कान भर से सुनने से पठन नहीं होता, श्रवण नहीं होता। तो अनुभव से ही काम चलेगा। अनुभव ज्ञान दृष्टि से ही होगा और चरण दृष्टि से नहीं होगा। तो हमें ज्ञान दृष्टि अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके ऊपर हमारी समझ, बेसिकली ज्ञान दृष्टि यानी हमारी समझ बढ़नी चाहिए, और समझ से ही हमारी वस्तु का पकड़ में आएगी, और वस्तु पकड़ में आने से हमारे जीने में आएगी, और जैसे जैसे जीने में आएगी वैसे वैसे हमारा जो आज हम जीव चेतना में रह रहे हैं, तो हम मानव चेतना की तरफ बढ़ेंगे। यही है भैया। और आगे भी वही लिखा है कि अनुभव चरण दृष्टि से नहीं होगा, अभी जीव चेतना में ही हम जो कुछ भी कहते, सोचते, करते हैं, वो चरण दृष्टि से ही है। तो आज जो हम आंखों से देखते हैं उसे देखना नहीं कहते, देखना तो अंदर होता है। ये मात्र सिर्फ रूप ही देखती हैं, गुण और स्वभाव तो हमारे ज्ञान दृष्टि देखती है। तो हमारे ज्ञान दृष्टि को हमने और विकसित करना है। ऐसा ठीक है भैया? मैं इतना ही रख पा रही हूँ। बहुत अच्छा दीदी। मतलब जितना ध्यान आकर्षण उन्होंने किया है वह सारा का सारा हमें भर लेना है। ऐसी स्थिति में हमारे अध्ययन करने का कोई अर्थ निकल के आता। अपने से, अपनी कल्पना से हम कुछ अर्थों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये जुड़ता हुआ नहीं है, समय भी जाता है और फिर वैसे। इसलिए ये जो सारा ध्यान आकर्षण है, आवाज कटती है भैया। हम अच्छे से हेलो भर लेना है। आप भैया, आवाज थोड़ा कट कट के आती। अब देखिए भैया, नमस्ते।
सुनाई दे रहा है? नमस्कार। नहीं भैया, आपकी आवाज कट रही है। ओके ओके, अभी आ रही है। हाँ अब ठीक है। थोड़ा आज वो है ना मौसम का जी 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 तेज। ठीक है भैया, अभी आ रही। अब ठीक है ना? जी जी भैया। जी भैया। तो वही मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है बाबा जी का, आत्मसात करने का प्रयास करना है। यही अध्ययन सफल होने के लिए एक पृष्ठभूमि है। तो बहुत अच्छा रखा दीदी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया, इसमें एक प्रश्न था। हाँ जरूर। जी, यहाँ जो वस्तु के बारे में बोला है कि आकार आयतन घन में से घन आंखों में आता नहीं है, तो यहाँ मास को ही बोल रहे हैं ना घन? आकार आयतन घन जी है ना? तो देखिए उसमें उसमें डायमेंशन की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आकार आयतन में जैसे लंबाई चौड़ाई है ना, इतना समझ में आता है किसी वस्तु का। जी पर ये वस्तु कितने घनत्व में है, ये तो एक तीसरा डायमेंशन है। वो तीसरा डायमेंशन आंखों में नहीं आता, वो हम कल्पना से उसको इमेजिन कर लेते हैं, ये तीसरा डायमेंशन। जैसे कोई बोर्ड देखते हैं सामने, लंबा चौड़ा दिखता है, इतना ही है। उसका जो भराव है, घनत्व वाला भाग है, हमारे वो डायमेंशन आंखों में नहीं आती। ठीक है। जी भैया, मैं प्रश्न यहाँ इसलिए था भैया कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो घनता है वो तो हम मीन्स कुछ इक्विपमेंट से हम नाप तो सकते ही है, मीन्स या देख तो सकते ही है जो एक एटम के अंदर है वो। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि वो आंखों से नहीं दिखेगा ऐसा? इसलिए क्वेश्चन है। हाँ देख सकते हैं, लेकिन देखने की सीमा नजर आती है ना। जी देखने की सीमा के बाद भी वस्तु रहता ही है। मतलब वो मिनिमम एक रूप की अपने को दे रहे हैं। एक रूप जिसको हम ऐसा क्लेम करते हैं कि रूप दिखता है, तो हम एक्सटेंडेड आई बनाकर माइक्रोस्कोप से है ना उस तरह से देखने का प्रयास करते। फिर भी कितना भी रूप हमने देख लिया, चाहे मछली से देख लिया, फिर भी का भाग शेष रहता ही है। तो इसका अर्थ ये है कि का पूरा रूप भी आंखों में नहीं आता। तो ये इसमें कहने का आशय है। जी भैया। ठीक है, आगे बढ़े। जी भैया। शीतल दीदी, आप पढ़ेंगे? चेतना दीदी, यू कैन आस्क समबडी एल्स। मैं अभी सुनना चाहती हूँ बस। ठीक। ख्याति दीदी? हाँ दीदी, एक मिनट। पेज नंबर मैं आंशिक ध्यान। ज्वाइन। हाँ, आंशिक ध्यान 5 नंबर का जो पेज है वहां से पढ़ें। आंशिक ध्यान है ना। अध्ययन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।
अध्ययन के पहले पठन है। पठन के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान पूर्वक पठन करने से श्रवण होता है, नहीं तो श्रवण ही नहीं होता है। मनुष्य का मन एक ही साथ 3 आयामों में काम कर सकता है, जैसे बोलना, सुनना, देखना। ये तीनों काम मन एक साथ कर सकता है। यदि तीनों आयाम देखना, सुनना, बोलना जब सह अस्तित्व प्रस्ताव के अर्थ में हो जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। यह आंशिक ध्यान है। इसका अभ्यास कैसे करें? इसके लिए जैसे वस्तु है तो हमारे मन में ही वस्तु का नाम यानी कि शब्द, उसका रूप और उसका प्रयोजन, तीनों पर एक साथ ध्यान देने से आंशिक ध्यान होता है। आंशिक ध्यान पूर्वक पठन श्रवण करना होता है। यह मन की चंचलता को हटाने का उपाय है। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, इसे प्रयोग करके देख सकते हैं। इसको आप आज करना चाहे तो आज कर सकते हैं, कल करना चाहे तो कल, अगले जन्म में करना चाहे तो अगले जन्म में कर सकते हैं। मनुष्य जीवन की विचार शक्ति भी 3 आयामों में काम करता रहता है। विचार का स्वरूप है मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है और मेरे पास कुछ है। इस धरती के सारे 700 करोड़ आदमियों की विचार प्रक्रिया इन 3 आयामों में ही है। इन 3 आयामों के अलावा आदमी के पास विचारने को और कुछ भी नहीं है। आप अपने में इसको झांक सकते हैं। सह अस्तित्व में अध्ययन मनुष्य की मूल आवश्यकता है। इसको छोड़कर इधर उधर भागने से थकने के अलावा क्या होगा, कुंठा के अलावा क्या होगा, निराशा के अलावा क्या होगा। सह अस्तित्व में अध्ययन के फलस्वरूप अनुभव होता है। फिर अनुभव मूलक विधि से मानव चेतना को प्रमाणित करने की बात होती है। अनुभव मूलक विधि के अलावा मानवीयता को प्रमाणित करने की और कोई विधि नहीं है। मेरा यह विश्वास है हर व्यक्ति समझने योग्य है। यदि पठन में अड़चन लगती है तो आंशिक ध्यान का अभ्यास करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा। इसका स्पष्टता इसको भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें भैया ध्यान के ऊपर थोड़ा जोर दिया है कि अध्ययन के लिए ध्यान की जो आवश्यकता है, तो उसमें जो भी हम पठन श्रवण करते हैं उसमें ध्यान पूर्वक करने की जो ज़रूरत है। और मनुष्य जो 3 आयामों में जो काम करता है, जैसे बोलना है, सुनना है, दिखना है, तो ये 3 एक साथ करता है। और मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो देखता भी है, दृष्टा भी है और सोचता भी है। वो जैसे बोलना, सुनना और देखना, मतलब दृष्टा करता भोगता है, इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें जब मन स्थिर हो जाता है तो इसी को ही आंशिक ध्यान बोला है, ऐसा यहाँ पे मुझे समझ में आया। और इसके अभ्यास के लिए इन तीनों आयामों में जब एक साथ हमारा मन लगता है, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें अगर यदि हारमोनी है तो उसे आंशिक ध्यान बोल सकते हैं। और इसके प्रयोग के लिए जो है मानव जब भी उसका ध्यान जाए कि इस तरह से मेरे लिए अध्ययन की आवश्यकता है, तो ये आंशिक ध्यान का उपयोग वो कर सकता है। तो मुझे इतना समझ में आया अभी। बहुत अच्छा, बढ़िया।
इसमें को कोई क्लैरिटी तो हम लोग बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। भैया दो शब्द आते हैं, एक ध्यान और एकाग्रता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इसको और कैसे समझा जाए? एकाग्रता और ध्यान ये दोनों पूरक हैं और साधन शुचिता एक है जो बेसिकली शरीर के साथ जाता है, जिसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का जो संयमन है वह एकाग्र के अर्थ में आता है, और जीवन पक्ष में जो संयम है वह ध्यान के स्थिति में आता है। जैसे जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, वो बेसिकली एकाग्रता विषय है। हम इंद्रिय को एकाग्र का अभ्यास करते हैं। ध्यान जो है वह समझ के है, जीवन पक्ष या जीवन दृष्टि कहिए तो ध्यान जीवन को होता है, और शरीर की एकाग्रता के लिए, लय के लिए भी जीवन ही काम करता है। तो इस प्रकार से साधन रूप में शरीर का नियमन होना यह एकाग्रता होता है। तो इंद्रिय संयम कह सकते हैं एकाग्रता की चीज है, और जीवन संयम ध्यान की चीज है। इस प्रकार से एकाग्रता और ध्यान स्पष्ट होता है। जी भैया। ठीक है जी, आपकी आवाज़ भैया बहुत कट के आई, तो सिर्फ हमें अपनी क्लैरिटी के लिए जैसे एकाग्रता में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का इनपुट होगा, या दोनों के साथ ये तीनों आयाम में काम होगा, और ध्यान में जीवन पे ही काम होगा या जीवन का ही इनपुट होगा, ऐसे ही है ना भाई? ठीक बात है। जी क्योंकि मन के समय से इंद्रिय ऑपरेट होते हैं, इसलिए मन के संकेतों के साथ जी इंद्रियों को में रखना ये और मन के ही संकेत श्रेष्ठता के लिए ऑपरेट होते हैं, वह ध्यान के लिए स्थिति बनती है। इस प्रकार से जो अभी आंशिक ध्यान और इंद्रिय ध्यान में मन की भूमिका है, मन की भूमिका को आंशिक ध्यान के रूप में इंगित कराया गया है। जी भैया, आपने जो भी लास्ट बोला भैया, थोड़ा सा रिपीट आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जैसे जी शरीर के जो क्रियाकलाप है वे सब मन के संकेत है ना। इंद्रियों का जो व्यापार है वह मन के संकेतों से ऑपरेट, यानी श्रेष्ठता के लिए प्रयास होना है, मन को स्वीकार होना, और यह श्रेष्ठता यानी समझदारी के लिए जो प्रयास है वह प्रयास के लिए ध्यान आवश्यक है, और ऐसे ध्यान के लिए इंद्रिय संयम भी आवश्यक है। तो इंद्रिय संयमन जो काम करते हैं वह एकाग्रता के पक्ष में आता है, मन के संकेत के साथ, और मन को यह स्वीकार होना कि इससे श्रेष्ठ समझदारी में मन लगना यह ध्यान की स्थिति है। इसलिए जो आंशिक ध्यान के लिए मन की भूमिका है, यह यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे में स्पष्ट होना
तो इसलिए कहते भी हैं कि मन यदि नहीं लग पा रहा है तो अध्ययन के लिए गतियां नहीं बनती, और मन लगने के लिए हम इंद्रिय व्यापार में बहुत ज्यादा आती चले गए तो फिर वो इंद्रियों को तंग करने वाला कार्यक्रम भी शुरू हो सकता है, दबाने वाले मुद्दे। तो यहाँ पर संवेदनाओं का नियंत्रण वाली बात कही है, ना कि इंद्रिय दमन। इसलिए ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, इसकी एक व्यवस्था हमको इंफॉर्मेशन में आती है, समझ में आती है। उस तरह से इंद्रियों को समझते हुए हम इंद्रियों का उपयोग सदुपयोग की पहचान कर लेते हैं, वही हमारा एकाग्रता कहलाएगा। जी ध्यान जा रहा है? जी जी। हाँ, अभी वो आवाज आपकी क्लियर आई तो क्लियरली समझ पाए आप क्या है कि नहीं? किस तरह क्या आकर्षण। जी तो अभी हम इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि जो भौतिकवादी जीवन शैली है या जो करंट लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में अधिकांश समय या तो इंद्रियों में जैसे आरामदेहिता है, तो आरामदेहिता भी एक प्रकार से अध्ययन के लिए बाधा है, और इंद्रियां तंग होना भी एक प्रकार से इंद्रियों के लिए ये बाधा है। तो ये दोनों तंग होने की विधि है, और इसमें ही मन लगा रहता, अधिकांश ऊर्जा यही सब में लगी रहती। फिर अध्ययन के लिए ऊर्जा कहाँ से बचेगा, ये भी बात है। इसलिए जीवन शैली में, ऐसी जीवन शैली में मन लगने वाला जीवन शैली अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तो यदि मन लग पाता है तब अध्ययन की संभावना है, यदि मन नहीं लग पाता है तो फिर अध्ययन की संभावना क्षीण है या प्रायोरिटी में एकदम नीचे। ये स्पष्ट हो? जी जी भैया। हाँ, और ये अभी हम लोग मीन्स देख भी पाते हैं। जैसे मैं अपना शेयर करूँ तो हम लोग जब अध्ययन के लिए वहाँ हापुड़ जाते थे तो वो अध्ययन का जो वातावरण था और जो हमारी सारी ऊर्जा वहाँ पे लगती थी, वो अध्ययन वहाँ से जो स्पष्टता थी उसको, और अभी जो है हम लोग कर रहे हैं घर पे रह के उसके साथ साथ, तो वो दोनों में जो अभी आपने बताया उससे वो फर्क भी महसूस होता है। हाँ, ठीक बात है। जी जी तो अब जी, आगे पठन कर भैया। आगे पढ़। जय भैया, आप पढ़ेंगे। हेलो, मुझे कौन सा सीखना? हाँ अच्छा, हाँ हाँ, शाबाश करते। ओके। भास आभास प्रतीति, मन का वृत्ति के प्रति जो सहमति है वही भास होना है, अर्थात मन का प्रत्यावर्तन ही भास होना है। जिज्ञासा, मन और वृत्ति का जब सहमति होता है, क्या उसी समय वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है? उत्तर, तुलन होने के पहले स्वीकृति होती है, भास आभास रूप में श्रवण से स्वीकृति। इसके बाद न्याय धर्म सत्य तुलन होने से आभास पूरा हुआ। तुलन या आभास पूरा होने के बाद प्रतीति होना, फिर अनुभव होना, अनुभव होने की स्वीकृति फिर बुद्धि में होता है अनुभव बोध के रूप में। जिज्ञासा, आभास की परिभाषा में आया है अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में स्पष्ट तथा स्वीकार होना। इससे लगता है कि साक्षात्कार को ही आप आभास कह रहे हैं। उत्तर, नहीं, आभास का मतलब है साक्षात्कार के पहले स्वीकार होना, पहले तुलन
होना, फिर प्रतीति या साक्षात्कार होना। This ecological description. मुझे यहाँ जो ध्यान गया भैया वो भास आभास प्रतीति को थोड़ा समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। जो 2 क्वेश्चन के फॉर्म में भी उन्होंने पूछा है, उसका उत्तर में भी पूछा कि जैसे यहाँ पे भास वो होना किसको बोला, तो मन का वृत्ति में जो प्रत्यावर्तन हुआ उसको ही भास बोला। देन वो उन्होंने जिज्ञासा रखी कि आभास होने से या मन का वृत्ति में जब प्रत्यावर्तन होता है तभी न्याय धर्म सत्य का तुलन भी होता है क्या, ऐसा। तो लाइक उन्होंने कहा कि तुलन के पहले स्वीकृति में ही भास आता है, भास आभास रूप में वो स्वीकृति बनती है, उसके बाद न्याय धर्म सत्य का तुलन आभास के रूप में वैसे पूरा होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो तुलन या फिर बोले भास वो कंप्लीट होने से प्रतीति होता है, और फिर अनुभव, और फिर अनुभव के बाद वो अनुभव बोध जो हमने पिछली बार भी चर्चा किया था, उस रूप में वो देख सकते हैं। उसके बाद आभास की परिभाषा से रेफरेंस लेके पूछा कि क्या साक्षात्कार को ही आभास कह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आभास का मतलब साक्षात्कार के पहले की स्वीकृति, और साक्षात्कार के बाद तुलन होना, और फिर प्रतीति या साक्षात्कार होना, ऐसा देखा गया है और ऐसा समझा जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान गया है। तो ऐसे ही बोलते हैं ना ये कंसेप्ट्स को, तो अब बार बार स्मरण में रखना है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है भैया बहुत ये बढ़िया। प्रश्न था, आगे पढ़े। ये तुलन होने बताएं। के पहले स्वीकृति होती है भास, तो ये तुलन होने के पहले जो स्वीकृति होती है उसको भास बोला, तो वो स्वीकृति तुलन होने के पहले की स्वीकृति, बाद में आभास रूप में श्रवण से स्वीकृति, ये दो में क्या अंतर है? हाँ, शब्द स्मृति कहा है, बेसिकली प्रभाव की स्मृति है ना। जैसे अभी हम एक जीव चेतना का प्रभाव है, ठीक, अब ये तो स्वीकारना नहीं कि इसमें अतृप्ति है। अब न्याय धर्म सत्य शब्द के अर्थ से तो श्रवण होते ही उसका भास होता है। जैसे सत्य शब्द सुना, न्याय शब्द सुना, तो उस शब्द में जो निहित अर्थ है उस अर्थ हमारा मन लगता है तो भास होता है। जो भास है ये प्रभाव है, ये प्रभाव हम समझ में आता है कि बोलो, थोड़ा आवाज इधर आवाज कट रही है। बहुत कट रही है आवाज। अब देखिए तो अभी ठीक लग रहा है। ठीक है भैया। आ रही है भैया? नहीं भैया, कट रही है आवाज अभी। एक मिनट, हाँ बताइए, थोड़ा स्पॉट चेंज करते हैं। अब देखिए, हाँ अभी आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी भैया जी। अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही है भैया। अभी ठीक है ना? तो अभी आगे वाला कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। आप हाँ, अभी आवाज स्पष्ट हो रही है, पहले का कुछ सुना ही नहीं दिया। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो योगेश भैया। में जो अर्थ है उसमें लगने से एक प्रभाव सा फीलिंग होता है। प्रभाव कहते हैं। हेलो
जी भैया, जी भैया बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है भैया। हाँ, अब आ रही है? नहीं भैया नहीं आ रही है अभी। अभी नहीं आ रही? नहीं नहीं, मिनट। कट रही है। हाँ एक मिनट। हाँ, अब जी देखिए। अब थोड़ा सा नहीं भैया नहीं आ रही है। अब ठीक है, बताइए। तो अब भैया आप थोड़ी सी ठीक लग रही है। हाँ अब और हो सकता है थोड़ा और इम्प्रूव होगी, थोड़ा देखें। जी जी भैया, हेलो। अभी अब अभी देख। जी भैया। हाँ अब देखिए। नमस्कार। अब देखिए, अब बताइए। अब आ रही है आवाज? दिनेश भैया आप म्यूट रखेंगे। हाँ, नमस्ते। अब आवाज आ रही है? जी अभी थोड़ी सी ठीक आ रही है भैया। ठीक। ठीक है। कुछ लग रहा है? हाँ भैया, लेकिन वो अब कटी। आपकी हाँ कट रहा है, बीच में शब्द कट रहे हैं। हाँ एक सेकंड है, एक सेकंड और थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। अब देखिए। हाँ है। अभी ठीक लगा नमस्ते। भैया। जी जी। हाँ ठीक है। भैया। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था भैया कि प्रभाव की स्वीकार्यता होती है। जैसे न्याय, धर्म, सत्य, और यूं कहे वास्तविकताओं का जब हमें सूचना मिलती है और उन सूचनाओं में जब हम काम करते हैं, कुछ तर्क लगाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके अर्थ में एक भास आता है, यानी सच्चाई का प्रभाव हमें स्वीकार होता है। ये है वो स्वीकृति। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि क्या हम प्रभाव को पहचान पाते हैं? जी भैया। प्रभाव को पहचान पाते हैं ना? कैसे पहचानते हैं? क्योंकि वो जो सपोज न्याय है तो न्याय के लिए सहमति बनती है, उसका जो हाँ। पूरा अर्थ नहीं आता फिर भी हमको उसके लिए सहमति बनती है, तो वो प्रभाव स्वीकृत है लेकिन अर्थ अभी स्वीकृत नहीं हुआ, तो वो दो में फर्क है। हाँ, ठीक बात है। तो जो जो ये बनता है उसको हम कहेंगे वातावरण। तब वातावरण तैयार होने लगता है हमारी सहमतियों से, ना? और ये प्रभाव चूंकि स्वीकृत रहता है, इसलिए भैया left हो गया। जितना में आवाज नहीं चलती भैया लेफ्ट है ये लगभग। भैया ने अनम्यूट देखा है। लेफ्ट। योगेश भैया
योगेश भैया लेफ्ट થયા છે ભાઈ. ચેતનાબેન, આજનો સેશન નહીં તો અહીંયા હવે સમાપ્ત કરીએ, કારણ કે આમે અવાજ બહુ ક્લિયરલી કઈ આવતો નથી, સમજાતું નથી. યોગેશભાઈ સાથે મેસેજમાં વાત કરી લઈ. ઓકે ઓકે, હા ઓલરેડી 3 તો થઈ જ જવાય બસ. હા હા, 3 માં 5 છે. હા. એમની સાથે વોટ્સએપમાં વાત કરી લઈ. હા, વાંધો નહીં. આવ્યા ભૈયા આવ્યા, ભૈયા સાથે વાત કરી લઈ અહીંયા જ. दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं भैया को कि वो रिकॉर्ड करके भेज दें. हेलो, नमस्ते, हमारी आवाज? जी भैया, आवाज तो आ रही है लेकिन कट के आ रही है, तो अभी भी क्या रही जी है? थोड़ा वो जी जी भैया, उसका प्रभाव है, साइड हाँ तेज हवा है काफी. जी जी. तो वैसे भैया समय भी हो ही गया है, 2-3 मिनट है. कल कंटिन्यू तो कर सकते. जी भैया, और अगर इसी चीज को अभी जो भैया मनहर भैया ने प्रश्न रखा, उसको आप रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में भेज दे तो भी चलेगा भैया, वो हम सब सुन लेंगे. कल देख लेंगे, ठीक है दीदी. ठीक है वरना जी कल भैया, ठीक है, कल भी देख सकते हैं भैया. कल देख सकते हैं. जी जी. ठीक है. क्यों? नमस्कार, धन्यवाद भैया. नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते सभी को, थैंक यू. नमस्ते.